Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss some PYQs. ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये रिलेटेड है सभी के लिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है जून वाले अटेम्प्ट के लिए, उनके लिए ये PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं पहले आ चुके हैं, अब फिर से अगर एग्जाम जो जून में होगा, जून की आई होप आपको सभी को डेट्स पता चल गई होंगी, तो यहाँ पर जितने भी ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने जाऊंगी, मैं आप क्वेश्चंस ही कराऊंगी, ठीक है। जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस से सिलेबस कवर कर सकते हैं। सारे टॉपिक के आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट खोलोगे, आपको प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस वहां पर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आप लोग वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप सभी को हेल्प करेंगे यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन में, और जितने भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्टूडेंट्स किस क्वेश्चन में कैसे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स के साथ साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है पहले पूछे जा चुके हैं, तो आइए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने दोनों लैंग्वेज में मेंशन कर रखा है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सबसे फर्स्ट मिस्टेक रहती है कि वो लोग क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि एंग्जाइटी इतना होता है एग्जाम के टाइम में, क्वेश्चंस अच्छे से नहीं रीड आउट होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू टू रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि हमेशा आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, कि क्या क्या फेज है, सीक्वेंस क्या अरेंज करो, कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन सीक्वेंसिंग नहीं पूछेगा। जो आप क्वेश्चंस आते हैं वो आपको घुमा करके आते हैं, ताकि आपका यहाँ पर नॉलेज टेस्ट होता है। तो जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो कि कैसे कौन से स्टेप्स को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है कमिंग टुगेदर स्टेज से। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कमिंग टुगेदर, ठीक है। जब कमिंग टुगेदर इन डेवलपिंग रिलेशनशिप थ्रू कम्युनिकेशन एज प्रेजेंटेड बाय मार्क नैप, ठीक है। मार्क नैप ने क्या किया था, एक स्टेज दी थी। किसकी स्टेज थी यहाँ पर? रिलेशनशिप डेवलपमेंट की, ठीक है। यहाँ पर जो मार्क नैप है उन्होंने रिलेशनशिप डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस के बारे में बताया था कि जब भी हम रिलेशनशिप डेवलपमेंट करते हैं, किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम कम्युनिकेशन करके एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, वो सारी स्टेजेस को अरेंज करना है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेजेस यहाँ पर आती है, इन स्टेजेस को अरेंज करना है। किसकी स्टेज है? कमिंग टुगेदर की। जब हम साथ में आते हैं, जब भी एक रिलेशनशिप डेवलप होता है तो कौन कौन सी यहाँ पर स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस को हमें अरेंज करना है। एक्सपेरिमेंटिंग, बॉन्डिंग, इंटीग्रेटिंग, इनिशिएटिंग और इंटेंसिफाइंग। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले यहाँ पर स्टेज कौन सी आती है? इनिशिएटिंग, ठीक है। जब हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं बाय द कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं किसी से, तो वो स्टेज कौन सी होती है? दैट इज द इनिशिएटिंग स्टेज। फिर सेकेंड स्टेज आती है एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज। जिस एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करना, है ना, एक्सपेरिमेंट करना, जिसमें यहाँ पर कैजुअल इंटरैक्शन स्टार्ट होता है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली कैजुअल इंटरैक्शन हम स्टार्ट करते हैं, कैजुअल इंटरैक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि हम आपस में फिट होंगे या फिर नहीं होंगे। फिटनेस का मतलब है कि यहाँ पर कंपैटिबिलिटी हम लोगों की मैच हो रही है या नहीं हो रही है। दैट इज द एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करते हैं। फिर आता है इंटेंसिफाइंग स्टेज। इस इंटेंसिफाइंग का मतलब क्या है? गहराई में बातचीत होना स्टार्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिफाइंग में क्या होता है? जब हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर जो कन्वर्सेशन होती है दैट बिकम सीरियस, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्सेशन कैसी हो जाती है? कन्वर्सेशन बिकम सीरियस, कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर सीरियस हो जाती है। इंटेंसिफाइंग के बाद आती है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग स्टेज। ये इंटीग्रेटिंग का
काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटीग्रेटिंग का मतलब अलग होना, है ना। ये वो अलग होना नहीं है। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है ना, वो और डीप हो जाती है। जैसे यहाँ पर एंगेजमेंट हो गई, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिफाइंग हो गया बॉन्ड, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन बहुत सीरियस हो गई है, then they ready for the engagement or the marriage. That stage is known as integrating stage. तो इंटीग्रेशन का मतलब अलग होना नहीं होता, इंटीग्रेटिंग स्टेज होती है जब बॉन्ड बहुत गहरा हो जाता है, एंगेजमेंट और शादी तक बात हो जाती है, दैट इज इंटीग्रेटिंग। लास्ट में आती है बॉन्डिंग स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बॉन्डिंग स्टेज कौन सी स्टेज है, जब यहाँ पर हम सोशली सबको पता चल जाता है, जब हम सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, समाज में लोगों को पता चल जाता है कि इनकी शादी हो गई है या एंगेजमेंट हुई है, दैट इज अ बॉन्डिंग स्टेज। तो यहाँ पर ये मार्क नेप ने स्टेज दी थी कि जब भी एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, जब भी एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो कौन कौन सी स्टेजेस आती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी है यहाँ पर, सबसे फर्स्ट स्टेज है इनिशिएटिंग, जब हम इनिशिएट करना स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर इंटेंसिफाई हो जाता है बॉन्ड, गहरा बॉन्ड हो जाता है, फिर इंटीग्रेशन होता है, और लास्ट में क्या होता है, बॉन्डिंग स्टेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हिंदी में भी यही है, मार्क नेप द्वारा प्रस्तुत संचार के माध्यम से संबंधों को विकसित करने में एक साथ आने के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें, ठीक है। प्रयोग, संबंध, एकीकृत करना, शुरुआत और तीव्र करना, ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इनिशिएट करते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं, देन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे कैजुअल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी और फिट देखते हैं कि एक दूसरे के लिए फिट है या फिर नहीं है। देन यहाँ पर इंटेंसिफाइंग स्टेज आती है जिसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कन्वर्सेशन सीरियस हो जाती है। देन इंटीग्रेशन, जिसमें यहाँ पर बॉन्ड और गहरा हो जाता है, एंगेजमेंट या फिर आपका शादी हो जाती है। देन बॉन्डिंग में जब हम सोशली लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द बॉन्डिंग स्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, ये एक्सटेंशन डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है, ये श्री निकेतन प्रोजेक्ट, सेवाग्राम प्रोजेक्ट, मरंथन दाम प्रोजेक्ट, इटावा प्रोजेक्ट, गुड़गांव प्रोजेक्ट एंड सर्वेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है किसने कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट दिया हुआ है और किसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो दिया है, अल्बर्ट मेयर, रविंद्रनाथ टैगोर, एफ.एल. ब्रिन, एम.के. गांधी एंड स्पेंसर हैच, ठीक है। ये अभी मैंने आपको रिसेंटली एक्सटेंशन मैनेजमेंट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट किसने क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले इधर कैसे आपको ये अटेम्प्ट करना है, आप इसमें एलिमिनेशन ऑप्शन भी लगा सकते हो, आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करोगे, एफ.एल. ब्रिन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एफ.एल. ब्रिन ने यहाँ पर गुड़गांव प्रोजेक्ट दिया था, ठीक है। तो एफ.एल. ब्रिन को आप मैच कर दो ऑप्शन नंबर 5 के साथ, आ गया ऑप्शन आपका 4th करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, अगर आपको एक भी याद है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको एम.के. गांधी का पता रहता तो एम.के. गांधी ने दिया था यहाँ पर ये सेवाग्राम प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर आपको स्पेंसर हैच का याद रहता तो उन्होंने दिया था मैराथन दाम प्रोजेक्ट। तो ज्यादा क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास इतना लास्ट में टाइम नहीं बचता है, काफी सारे स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो रह भी जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट मेयर ने दिया था इटावा प्रोजेक्ट, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था यहाँ पर श्री निकेतन प्रोजेक्ट, एफ.एल. ब्रिन का गुड़गांव प्रोजेक्ट, एम.के. गांधी ने सेवाग्राम प्रोजेक्ट दिया था एंड स्पेंसर हैच का था मैराथन दाम प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट को जो भी ये क्लासेस वगैरह देखता है रिकॉर्डेड पीवाईक्यूज की, वो एक बार ये सारी चीजें जो है अपने एंड से क्लियर अप कर लिया करो, साथ साथ लिख लिया करो नोटबुक में ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए, ठीक है। जितने भी एक कीवर्ड्स मैं आपको बताती हूँ ये सारे कीवर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको सारे प्रोजेक्ट्स के नाम और जिसने प्रोजेक्ट दिया है उनके नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टॉप प्रायोरिटीज ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की टॉप प्रायोरिटीज क्या क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, डेवलपमेंट ऑफ लॉज फॉर चिल्ड्रन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर द
स्कूल। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी की टॉप प्रायोरिटीज के बारे में बात की गई है। कौन सी यहाँ पर एनसीईआरटी की टॉप प्रायोरिटीज है? ठीक है, एनसीईआरटी की सर्वोच्च प्राथमिकताएं है। ठीक है, ये आपको बतानी है कौन कौन से यहाँ पर एनसीईआरटी की प्रायोरिटीज कौन कौन सी है। अब यहाँ पर आप कैसे देखोगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, हमने क्यूरिकुलम डेवलपमेंट पढ़ा था कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए, ताकि यहाँ पर हम क्या कर सके, अपनी टीचिंग को भी एनहांस कर सके, साथ साथ बच्चों की लर्निंग भी एनहांस हो जाए। तो जब भी हम गाइस करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें करिकुलम डेवलपमेंट में यहाँ पर किस पे फोकस किया जाता है? करिकुलम डेवलपमेंट में हमेशा लर्निंग और टीचिंग पे फोकस किया जाता है कि अगर लर्नर है तो उनके लिए प्रॉपर एक करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो यहाँ पर पढ़ा रहा है टीचिंग के लिए भी क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर यहाँ पर करिकुलम होना चाहिए। तो इम्प्लीमेंट करता है एनसीईआरटी, लॉज नहीं बनाता। ठीक है, कभी भी यहाँ पर एनसीईआरटी लॉज नहीं बनाता है। तो यहाँ पर आप वैसे ही सेकंड ऑप्शन हटा दो, है ना, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं गाइस, क्योंकि ऐसे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको रिवीजन का भी एंड में जब एग्जाम होगा आपका तो भी टाइम मिल जाएगा, अदरवाइज लास्ट में क्या होगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन हमेशा आप एलिमिनेशन लगाओ, एक बार रीड करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ज्यादा किसी क्वेश्चन पे आपको टाइम नहीं देना है। ठीक है, विदिन द सेकेंड्स आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लॉज नहीं बनाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करता है एनसीईआरटी, है ना, कि किस तरीके की यहाँ पे एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करी जानी चाहिए। और ऑब्वियसली आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तो देखी है, स्कूल में जो भी टेक्स्ट बुक होती है वो एनसीईआरटी की ही होती है, तो बुक्स जो है वो बनाता है एनसीईआरटी। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए लॉज नहीं बनाता है, करिकुलम बनाता है। ठीक है, एक टाइम टेबल सेट करता है, लेकिन यहाँ पर लॉज नहीं बनाता है। करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब गाइज यहाँ पर है कि जैसे आपने फर्स्ट क्लास का सिलेबस डिसाइड किया, सेकंड क्लास का सिलेबस डिसाइड किया, फिफ्थ क्लास का सिलेबस डिसाइड करा, तो वो होता है एनसीईआरटी की प्रायोरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ डिजाइनिंग अ मैसेज इन अ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन कौन से होते हैं? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है ओनली डायमेंशन के बारे में जब भी हम मैसेज को डिजाइन करते हैं। तो कम्युनिकेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए गाइस क्या होना चाहिए? ठीक है, जब भी हम यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमेशा सेंडर जो है, सेंडर को कैसा मैसेज बनाना है, सेंडर क्या करेगा, मैसेज को एनकोड करेगा। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा यहाँ पर मैसेज, चैनल या फिर मीडियम के थ्रू जो है यहाँ पर मैसेज जाता है। अब यहाँ पर चैनल और मीडियम के थ्रू मैसेज गया, किसको मिला, यहाँ पर रिसीवर को मैसेज मिलता है। ठीक है, रिसीवर को मैसेज मिला। अगर तो रिसीवर सेंडर को यहाँ पर फीडबैक देता है तो ये क्या होती है, दिस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर रिसीवर सेंडर को कोई फीडबैक दे रहा है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, अदरवाइज वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर तो मेन क्या मुद्दा आता है यहाँ पर कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो मेन रोल क्या आता है कि आपने मैसेज को कैसे फॉर्म्युलेट किया है। ठीक है, तो मेन स्टेप जो होता है दैट इज द मैसेज फॉर्म्युलेशन, कि मैसेज यहाँ पर कैसा फॉर्म्युलेट करा हुआ है। ठीक है, तो जब हम मैसेज डिजाइन करते हैं या मैसेज फॉर्म्युलेट करते हैं, उसके 3 डायमेंशन क्या होते हैं। ठीक है, तो मैसेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देखो सबसे पहले यहां पर मैसेज में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो यहां पर ऑप्शन दिया फ्लेक्सिबिलिटी, कोड, कंटेंट और ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए मैसेज में, नहीं। ठीक है, जब मैसेज फ्लेक्सिबल होगा तो आपका नॉइस भी चैनल में आ सकता है। मैसेज फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कोड होना चाहिए, जिसमें कोड का मतलब आप साइन सिंबल्स का यूज करो। अगर साइन सिंबल्स का यूज नहीं करोगे, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा और लास्ट में स्टॉप नहीं लगाया है ना, डॉट नहीं लगाया, तो हमें क्या पता चलेगा कौन सा लाइन ये कॉन्टिन्यू है या फिर लाइन वो स्टॉप हो गई है। इसलिए हम यहाँ पर कोड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैसेज का कॉन्टेंट होना चाहिए, है ना, मैसेज में कॉन्टेंट होना चाहिए कि क्या उस मैसेज में आपने लिखा हुआ है। अगर मैसेज का कंटेंट ही समझ नहीं आएगा तो कोई यहाँ पर फायदा नहीं होगा। मैसेज का ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने मैसेज को कैसे स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, क्या एक साथ ही मैसेज भेज दिया है या उनको टुकड़ों में भेजा है या लैंग्वेज सही नहीं है,
तो उस मैसेज का ट्रीटमेंट कैसा है, उस मैसेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ के कोड, कंटेंट और ट्रीटमेंट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैसेज फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पूछा है इंपॉर्टेंट डायमेंशन, 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन कौन से हैं, कोड, कंटेंट और ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो गाइस करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टूल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शंस। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पीएलए के मेथड्स और टेक्निक कराई थी। पीएलए मींस पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शंस। ठीक है, तो इनके आपको क्या बताना है, टूल्स बताने हैं। ठीक है, टूल्स आपको बताने हैं पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन के। कौन से टूल है, वेन डायग्राम, सीजनल डायग्राम, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन और लेक्चर। तो पीएलए के गाइस मेथड कौन कौन से यहाँ पर हो जाएंगे वो आपको बताने हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन, इसमें होता है कि हम पार्टिसिपेट करके कैसे हम चीजें अपनी लर्निंग जो है, बेसिकली लर्निंग को कैसे एनहांस कर सकते हैं, लर्निंग को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टूल्स पूछे हैं पीएलए के, तो कौन कौन से टूल्स हो जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहला आएगा वेन डायग्राम, फिर आएगा सीजनल डायग्राम, और यहाँ पे कौन सा आएगा, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। लेक्चर्स जो है वो पीएलए में नहीं आता है। ठीक है, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, जब भी वेन डायग्राम आप बनाते हो तो दो चीज के बारे में हमेशा वेन डायग्राम रिलेशनशिप बताता है ना। जैसे आप लोगों ने पेपर 1 में भी आप लोग पढ़ते हो वेन डायग्राम के बारे में, जैसे ये ए है, इस ए के साथ बी का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम्स होते हैं वो हमेशा दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, या फिर दो चीजों के बारे में जो रिलेशन होता है उसके बारे में डिफाइन करता है। सीजनल डायग्राम कैसे होते हैं, जैसे हम सीजन्स के अकॉर्डिंग जो बनाते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो इसमें सपोज करो एक क्रॉप उगाई है आपने रबी सीजन में, एक खरीफ सीजन में, है ना, तो उसके रिजल्ट आपने एक डाटा पे पेश किए, उसके डायग्राम्स बनाए। तो सीजनल डायग्राम्स जैसे आप लोग सीजन्स के अकॉर्डिंग जो वेरी करता है ना। एग्रीकल्चर जैसे हम क्रॉप उगा रहे हैं, खरीफ क्रॉप उगा रहे हैं, रबी क्रॉप उगा रहे हैं अलग अलग सीजन्स में, तो क्रॉप्स के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, सीजनल डायग्राम्स बनाते हैं। जनरली आपका एग्रीकल्चर फील्ड में बनता है। ठीक है, उसके बाद फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको पता ही है हम ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करते हैं, सब लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेक्चर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती, सिर्फ जो टीचर है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए लेक्चर्स इसका ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें क्या ऑप्शन आएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड 3। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और मैक्सिमम जब भी हम यहाँ पर, जब पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होता है ना, जब यहाँ पर लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, तो जो लर्निंग होती है वो हमेशा एनहांस होती है। ठीक है, हमेशा लर्निंग कैसी होती है, बढ़ती है। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गाइज, ये भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोक्सिमिक्स डील विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या प्रोक्सिमिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, अब इस प्रोक्सिमिक्स का मतलब क्या है कि एक सोशल डिस्टेंस कितना है दो लोगों के बीच में। ठीक है, जब कोई जैसे सेंडर है और रिसीवर है, सेंडर रिसीवर के बीच में यहाँ पर सोशल डिस्टेंस कितना है वो बताता है प्रोक्सिमिक्स। तो यहाँ पर आपको बताना है असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या फिर असर्शन सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। ठीक है, जैसे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ते हो पैरा लैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स, क्रोनेमिक्स, हैप्टिक्स, ये उसका ही क्वेश्चन है। तो प्रोक्सिमिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक सोशल डिस्टेंस, जैसे सेंडर है, रिसीवर है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना सोशल डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब ये फिजिकल डिस्टेंस नहीं, एक डिग्निटी कैसे मेंटेन है टीचर और बच्चे की, एक हमारा सोशल लेवल पे क्या डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज प्रोक्सिमिक्स। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, प्रोक्सिमिक्स का मतलब हमारा सोशल डिस्टेंस कितना है, एक सोशल लेवल पे हमारा डिस्टेंस कितना है, हमारा डिग्निटी क्या है ना, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं प्रोक्सिमिक्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं, जैसे ऑप्शन आता है कि आर इज नॉट द करेक्ट
एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। जब ऐसा ऑप्शन आपको आता है तो आप हमेशा रीजन को देखा करो कि रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन देखा करो हमेशा कि रीजन असर्शन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो असर्शन में प्रॉक्सिमिक्स के बारे में बोला है और प्रॉक्सिमिक्स का मतलब ही क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। एक वर्ड आता है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम टाइम की स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रोनोमिक्स लिखा आता है तो क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ टाइम, मतलब जो हमने मैसेज भेजा है वो मैसेज कैसा गया है, क्या मैसेज की पंक्चुअलिटी है, क्या आपने टाइम पे मैसेज भेजा है, नहीं भेजा है, आप कितने पंक्चुअल हो किसी मैसेज को भेजने में, दैट इज द क्रोनोमिक्स, जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट भी कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन है, तो ये बताइए द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के स्टेप्स को आपको अरेंज करना है, ठीक है। लिसनिंग के स्टेप्स को अरेंज करना है, अटेंडिंग, असेसिंग, परसीविंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो जब हम कोई बात सुनते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, ये लिसनिंग का स्टेप है। तो सबसे पहले जब हम सुनते हैं तो क्या करते हैं, किसी को अटेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले हम कोई बात सुनते हैं तो लिसनर को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। लिसनर अटेंड के बाद हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, है ना। उस इंफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं कि उसका वो मैसेज क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन के बाद यहाँ पर हम उस मैसेज का असेसमेंट करते हैं कि वो मैसेज में बोला क्या जा रहा है। असेसमेंट किया, मैसेज पढ़ा पूरा, उसके बाद हम मैसेज को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सीक्वेंस है लिसनिंग का कि जब हम सुनते हैं कोई बात तो उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सुनने की प्रक्रिया में चरणों का क्रम है ना। तो यहाँ पे भाग लेना, आकलन, मानता, ये क्या है, इंटरप्रेटिंग, ठीक है, जवाब दे रहा हूँ, ये सारे क्या है, आपके लिसनिंग के स्टेप्स है। तो इन लिसनिंग के स्टेप्स को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम कोई बात अटेंड करते हैं, फिर उस मैसेज को सुनते हैं, परसीव किया, परसीव करने के बाद उस मैसेज का असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स होता है लिसनिंग का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइम रिलेटेड पीएलए मेथड, ठीक है। आपको पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड्स बताने हैं जो कि टाइम रिलेटेड है ना। आपको टाइम रिलेटेड पूछा है तो ये गलती मत करना। टाइम रिलेटेड कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट, वेन डायग्राम्स, मैट्रिक्स, रैंकिंग, सीजनल डायग्राम और ट्रेंड एनालिसिस। कौन सा यहाँ पर टाइम रिलेटेड यहाँ पर पीएलए मेथड है, निम्नलिखित में से कौन से समय से संबंधित पीएलए विधियां हैं, ठीक है। आपको टाइम रिलेटेड पीएलए मेथड्स के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर टाइम रिलेटेड कौन सा हो जाएगा गाइस, वेन डायग्राम तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, या अगर किसी दो लोगों की बात हो रही हो तो उनके बीच में आपस में रिलेशन कैसा है, वो होता है टाइम रिलेटेड। मैट्रिक्स रैंकिंग भी नहीं होता, जिसमें हम रैंक करते हैं, वो टाइम वेरी नहीं करता है ना। आप वैसे ही किसी को भी रैंक कर सकते हो। कोई आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप उसका फीडबैक दे रहे हो तो आप रैंकिंग कर सकते हो। तो कभी भी रैंकिंग टाइम बेस्ड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, डी और ई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी। दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट की। हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट क्या है, हम अगर मान लो कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका पहले आप क्या देखोगे, इसकी पास्ट हिस्ट्री देखोगे ना कि इस पे कितनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, क्या हमें इस पे रिसर्च करनी है और फ्यूचर में हम इस पे क्या और काम कर सकते हैं। दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट। आप उसका पिछला देखते हो कि कितनी इस टॉपिक पर रिसर्च हो चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं इस टॉपिक में और कितना हम ऐड कर सकते हैं और फ्यूचर में ये हमको क्या काम आने वाला है। दैट इज हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट। वेन डायग्राम हमेशा रिलेशनशिप बताता है तो वो टाइम रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स रैंकिंग भी टाइम रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये रैंकिंग बताती है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सीजनल डायग्राम पे। सीजनल डायग्राम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, सीजन्स के अकॉर्डिंग जो वेरी करता है। और ट्रेंड एनालिसिस, जो ट्रेंड चला आ रहा है ना, जैसे मैंने आपको
फैशन थ्योरीज कराई थी, है ना, जिसमें हमारा ट्रिकल अप थ्योरी, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी थी। वो भी एक ट्रेंड एनालिसिस है कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड चलता आता है। तो ट्रेंड हमेशा टाइम से ही रिलेट करता है। तो जितने भी पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शंस मेथड है उसमें टाइम रिलेटेड कौन सा होगा, ट्रेंड एनालिसिस, सीजनल डायग्राम एंड हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट। क्योंकि टाइम रिलेटेड हम क्या करते हैं, जैसे पार्टिसिपेट करते हैं सारी चीजों में, है ना, क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो लर्निंग हमेशा एनहांस होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछे टूल्स। अब आपको यहाँ पर टूल्स बताने हैं। ठीक है, अब क्या बताने हैं आपको, टूल्स बताने हैं पीएलए के, वेन डायग्राम, सीजनल डायग्राम, फोकस ग्रुप डिस्कशन और लेक्चर्स। ये आईएएस क्वेश्चन हो चुका है पहले भी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। लेक्चर्स नहीं आएगा, बल्कि तीनों चीज क्या है, ये तीनों ही टूल्स है। प्रोक्सिमिक्स डील विद, अच्छा ये भी हो चुका है प्रोक्सिमिक्स का क्वेश्चन। ये बताइए गाइस, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद मॉडल विच प्रेजेंटेड एट। ये मॉडल्स आपको दिए हुए हैं, किसने ये सारी चीजें बताई थी, इथोस, लोगोस, पैथोस, कौन से मॉडल में। ये क्वेश्चन है मॉडल से, इसलिए गाइस कम्युनिकेशन के जो मॉडल है वो आपको लर्न करने हैं। इथोस, लोगोस, पैथोस किसने टर्म दी थी, नॉइस किसमें किस मॉडल में डिफाइन किया था, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, एंड इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इथोस, लेगोस और पैथोस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इथोस, लोगोस और पैथोस किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल का मैं आपको मॉडल बताती हूँ। ये एरिस्टोटल का मॉडल क्या था, ये एक लीनियर मॉडल था। ठीक है, ये क्या था, एक लीनियर मॉडल था। इस एरिस्टोटल मॉडल में इन्होंने बोला था, लीनियर मॉडल का मतलब क्या होता है, हमेशा जब कम्युनिकेशन होती है तो इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन का मतलब हमें रिसीवर से कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा सेंडर फोकस्ड होती है, हमेशा इसमें सेंडर पे फोकस किया जाता है। लीनियर मॉडल है तो सिर्फ इसमें सेंडर पे फोकस किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, एरिस्टोटल मॉडल, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं कोई पब्लिक स्पीच दे रही हूँ, ठीक है, या फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका रेडियो। ठीक है, आपको रेडियो से कोई न्यूज आ रही है, अब यहाँ पर जिसने ये न्यूज भेजी है वो सेंडर है, तो फोकस किस पे किया गया है, सेंडर पे, कि वो न्यूज कैसी आ रही है, क्या हमें रिसीवर से इसमें मतलब है। अब रेडियोस जो आप सुनते हो, ठीक है, वो आ रहे हैं रेडियो स्टेशन से, तो क्या जरूरी है सबके पास वो सेम चीजें रिसीव हो, है ना, क्या पता मुझे सुनाई दे आपको सुनाई ना दे। तो वहां पर वो लोग रिसीवर पे फोकस नहीं करते हैं, उनका काम था न्यूज को भेजना, रेडियो स्टेशन के द्वारा उन्होंने न्यूज को भेज दिया है। उनको रिसीवर से मतलब ही नहीं है कि कितने रिसीवर के पास ये न्यूज पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। तो लीनियर मॉडल वही होता है जब वन वे कम्युनिकेशन होती है और साथ साथ किस पे फोकस किया जाता है, सेंडर पे, जो मैसेज को भेज रहा है, सेंडर पे फोकस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फोकस किस पे करते हैं हम, सेंडर पे यहाँ पर फोकस किया जाता है। अब देखो, अब रेडियो स्टेशन से क्या गया, रेडियो स्टेशन ने क्या हुआ, सेंडर हुए जिन्होंने ये न्यूज को भेजा। मीडियम क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, वेव्स की फॉर्म में कहा जाता है, सुनाई देता है हमें। उसके बाद जो रिसीवर होगा वो कौन होगा, ऑडियंस। लेकिन इसमें रिसीवर पे फोकस नहीं किया गया है, रिसीवर से मतलब ही नहीं है। जरूरी है कि मुझे वो रेडियो न्यूज सुनाई दे और आपको सुनाई ना दे, है ना, तो वो ज्यादातर रिसीवर पे फोकस नहीं करता है। फीडबैक की कभी भी वन वे मॉडल में बात नहीं की जाती है, क्योंकि जब सेंडर फोकस है तो उसमें फीडबैक से क्या मतलब है, क्योंकि फीडबैक तो रिसीवर देगा, और जब रिसीवर की यहाँ पर बात ही नहीं है, रिसीवर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये मॉडल किस पे बेस है, सेंडर फोकस। अब जो एरिस्टोटल ने इथोस, लोगोस और पैथोस दिया था, इन्होंने ये 3 टर्म क्यों दी थी, इन्होंने बोला था कि अगर हम इस लीनियर मॉडल में अगर हम कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें कम्युनिकेशन के इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे किया जाता है, मतलब जो सेंडर जो है मैसेज भेज रहा है, ठीक है, जो सेंडर यहाँ पर मैसेज भेज रहा है, इस मैसेज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो उन्होंने 3 टर्म बताई थी, इथोस, लोगोस और पैथोस। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर उन्होंने बोला, इथोस का मतलब क्या होता है, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, कि यहाँ पर जब हम मैसेज भेज रहे हैं, जो हमारा स्पीकर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जो सेंडर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर को उन्होंने टर्म दिया इथोस।
ठीक है, कि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, स्पीकर को पता होना चाहिए कि मैसेज कैसा भेजना है, मैसेज फॉर्मुलेशन उनको या फिर मैसेज डिजाइन उनको आना चाहिए। लोगोस का मतलब लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, मैसेज में हमेशा लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है बिना लॉजिक के आप कोई मैसेज भेज दो, तो मैसेज में लॉजिक होना चाहिए, दैट इज गिवन बाय द टर्म लोगोस। देन यहाँ पर पैथोस, पैथोस का मतलब है जो मैसेज में फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो होने चाहिए। यहाँ पर हमेशा फीलिंग्स और इमोशन एसोसिएट होने चाहिए जब भी हम एक मैसेज को डिजाइन करते हैं। तो उन्होंने, एरिस्टोटल ने क्या बोला कि हम किस तरीके से एक कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये 3 टर्म्स दी थी जिसको हम बोलते हैं ईथोस, लोगोस और पैथोस, ठीक है। तो जो 3 टर्म थी ईथोस, लोगोस और पैथोस, ये किसने दी थी, ये एरिस्टोटल ने दी थी। तो इथोस का मतलब है क्रेडिबिलिटी क्या है, लोगोस का मतलब मैसेज में लॉजिक होना चाहिए, और पैथोस का मतलब कि किस फीलिंग्स और इमोशन से हम मैसेज को भेज रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एरिस्टोटल मॉडल। आई होप आपको पूरा एरिस्टोटल मॉडल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। लीनियर मॉडल है, लीनियर मतलब वन वे है, सेंडर फोकस है, रिसीवर से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है, लॉजिक क्या है, और किस फीलिंग इमोशन से हम मैसेज को यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। फिर नॉइस, अगर मैं नॉइस की बात करूं तो नॉइस दी थी शेनन और वीवर मॉडल ने, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे शेनन और वीवर का मॉडल भी समझा देती हूँ कि शेनन और वीवर का मॉडल में क्या था। शेनन एंड वीवर का जो मॉडल था ये भी एक मॉडल कौन सा था, एरिस्टोटल की तरह ये भी एक लीनियर मॉडल था, ठीक है, ये भी एक लीनियर मॉडल है। बस डिफरेंस क्या है, इन्होंने नॉइस के बारे में बताया था कि नॉइस होता क्या है, ठीक है। ये भी क्या है, शेनन वीवर का अगर लीनियर है तो क्या है, ये भी सेंडर फोकस्ड है, ठीक है, मतलब सेंडर पे फोकस किया जाता है, रिसीवर से हमें मतलब नहीं है। मतलब कैसा होगा ये, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सेंडर, सेंडर ने क्या करा है, यहाँ पर मैसेज को इनकोड किया है, ठीक है, मैसेज को इनकोड किया मतलब सेंडर ने क्या दिया, यहाँ पर इनपुट भेज दिया है। यहाँ पर क्या है, चैनल है या फिर यहाँ पर क्या है, मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, रिसीवर है। रिसीवर से हमें मतलब नहीं है कि रिसीवर मैसेज को एनकोड, वो जो मैसेज आया उसको डिकोड करेगा नहीं, आउटपुट देगा नहीं, फीडबैक भी नहीं देगा। फीडबैक नहीं दे रहा तभी ये लीनियर मॉडल में काउंट है। अगर फीडबैक देता तो कौन सा आता, इंटरैक्टिव मॉडल, ठीक है। 3 मॉडल होते हैं, एक लीनियर मॉडल, एक इंटरैक्टिव मॉडल और एक होता है ट्रांसजेक्शनल मॉडल, ठीक है। तो लीनियर मॉडल कौन सा होता है, जो वन वे होता है, क्लियर। सेकंड मॉडल है इंटरैक्टिव मॉडल जो कि फीडबैक बेस होता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन सा होता है, जिसमें हम सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते, जबकि कम्युनिकेशन के अलावा हम अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 मॉडल थे, लीनियर, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसपर्सनल मॉडल। तो एरिस्टोटल मॉडल जो मैंने आपको पहले बताया और शेनन वीवर मॉडल, ये दोनों मॉडल ही लीनियर मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेनन वीवर का मॉडल था, उन्होंने यहाँ पर नॉइस के बारे में बताया कि यहाँ पर नॉइस हो सकती है, ठीक है। उन्होंने नॉइस को क्या करा, पहली बार डिफाइन करा कि जब भी हम मैसेज को भेजते हैं तो यहाँ पर नॉइस का मतलब क्या है, मैसेज में डिस्टोर्शन। मैसेज क्या हो सकता है, यहाँ पर खराब हो सकता है, मैसेज यहाँ पर डिस्टोर्ट हो सकता है। डिस्टोर्ट कैसे होगा, देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे बहुत फैक्टर्स है। जैसे मैं बोल दूं आपका फिजिकल नॉइस, ठीक है, फिजिकल नॉइस मतलब मैं आपको ट्रैफिक में आवाज दे रही हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, वो फिजिकल नॉइस है, मेरा मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। सिमेंटिक नॉइस, जब आप टेक्निकल वर्ड्स का यूज करते हो जो रिसीवर को समझ में नहीं आ रहे हैं, वो भी एक नॉइस का ही पार्ट है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पर मैसेज जो है वो डिस्टोर्ट हो सकता है, किसी भी तरीके से मैसेज खराब हो सकता है, तो दैट इज नॉइस। और ये नॉइस किसने दिया था, शेनन और वीवर ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया था, शर्मन एंड ओसगुड के मॉडल ने, ठीक है। शर्मन और ओसगुड का जो मॉडल था दैट इज द ट्रांजैक्शनल मॉडल। इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन किसने बताया था, लास्वेल का जो मॉडल था, ठीक है। अब यहाँ पर लास्वेल का जो मॉडल था, ठीक है, यहाँ पर लास्वेल के मॉडल ने इफेक्ट के बारे में बताया था कि इफेक्ट क्या है। यहाँ पर इफेक्ट का मतलब क्या है, इफेक्ट का मतलब होता है कि मैसेज का आउटकम क्या है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आउटकम ऑफ मैसेज, ये किसने बताया था, लास्वेल ने। तो इफेक्ट बताया था, इफेक्ट कैसे, जब यहाँ पर रिसीवर के पास मैसेज आ गया है, रिसीवर ने रिसीव किया है, तो उस रिसीवर ने जो मैसेज को रिसीव किया है उस मैसेज का इफेक्ट क्या है, उसका आउटकम क्या है,
फीडबैक नहीं, ठीक है। इफेक्ट और फीडबैक में डिफरेंस है। फीडबैक में सेंडर को पता होता है कि उसने मैसेज भेजा है तो रिप्लाई आना है। इफेक्ट का मतलब कि जैसे मान लो मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, मैं आपको कोई स्पीच दे रही हूं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रिसीवर से मतलब नहीं है कि यहाँ पर किसने मेरी स्पीच सुनी है किसने नहीं सुनी है। मैंने अपनी स्पीच दे दी, मैंने अपना पार्ट बोलकर खत्म कर दिया है, तो मैं मैसेज का आउटकम तो देखूंगी, मैं मैसेज तो देखूंगी ना कि किसने मेरा मैसेज, मतलब मेरा मैसेज गया है नहीं पहुंचा है। दैट इज द इफेक्ट, कि हमारे मैसेज का इफेक्ट क्या है, मैसेज का आउटकम क्या है। लेकिन फीडबैक नहीं आएगा, आ सकता है नहीं भी आ सकता है, फीडबैक डिले भी हो सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि रिसीवर तो मल्टीपल है और हमें रिसीवर से मतलब भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम हमेशा आउटकम चेक करते हैं कि मैसेज का यहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है गाइस ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो आपको मॉडल्स याद रखने, एक बार मैं आपको मॉडल्स और बता देती हूँ कि कौन से यहाँ पर मॉडल्स आते हैं, ठीक है। 4 मॉडल गाइस आपके पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आपके पास 4 मॉडल है। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन में लीनियर मॉडल, ठीक है, जो कि कैसा होता है, हमेशा वन वे होता है, जिसमें सेंडर पे फोकस किया जाता है, इसमें कोई डियार्ड कम्युनिकेशन नहीं होती है। फिर यहाँ पर जो दूसरा मॉडल आता है दैट इज द इंटरैक्टिव मॉडल, मतलब ये इंटरैक्शन बेस होता है कि हम किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इसमें आपके पास डियार्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है, 2 लोगों के बीच में बातचीत भी हो सकती है और मल्टीपल लोग ग्रुप में भी बातचीत कर सकते हैं, दैट इज द इंटरैक्टिव मॉडल। थर्ड जो मॉडल आता है दैट इज द ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या बोलता है कि हम सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ जैसे इंटरैक्शन में है, इंटरैक्शन में आप जनरली क्या करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल में आपका फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं, मेनली परसेंटेज किसका हाई होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या बोला जाता है कि हम सिर्फ एक बेसिक कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बल्कि उस कम्युनिकेशन के साथ साथ हम अपने फीलिंग्स को, इमोशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे उस इंफॉर्मेशन में अपनी फीलिंग्स इमोशंस को डाल रहे हैं, दैट इज गिवन बाय द ट्रांजैक्शनल मॉडल। और लीनियर मॉडल में ये सारे मॉडल आते हैं, अरिस्टोटल, लासवेल, शेनन वीवर, ये सारे लीनियर मॉडल है, ठीक है। तो जैसे आपका ट्रांजैक्शनल है, ट्रांजैक्शन में डांस हेलिकल मॉडल है, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैं आपको एक एक करके बता दूंगी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये सारी चीजें लर्न करनी है, ठीक है। 11 क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको ही हेल्प करेगा प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। कोई एक्सप्लेनेशन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।